नाइन्थ क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे बहुत याद आ रही थी आप सभी की। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं मिल पा रहे हैं। अब मैं हिंदी के जो चैप्टर हैं बाकी के अब मैं पढ़ाऊँगा। इतने दिन आपने गद्य और पद्य के जो लेसन पढ़े हैं उसको आपने अच्छे से समझा होगा। उनके क्वेश्चन आंसर किए होंगे, शब्दार्थ किए होंगे, व्याख्या की होगी, सभी कार्य अपना समय पे पूरा कर लिया होगा। लेकिन पढ़ने के साथ में आपको रिटन वर्क, होमवर्क भी लगातार करते रहना है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे और जब भी आप स्कूल आएंगे तो आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अब अगला चैप्टर जो अपना है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। जैसा कि आप प्रेमचंद की कितनी ही कहानियाँ पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, और इस लेसन में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कैसा महान था और कितने बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, गद्य रचना के बहुत महान लेखक होते हुए भी एक सामान्य सा जीवन जीते थे। यही इस लेसन में बताया गया है कि वह कैसे एक स्वाभाविक, सरल और बिना दिखावे के, बिना किसी आडंबर के वो जीवन जीते थे। ऐसे उनकी जीवनी का एक छोटा सा हिस्सा इसमें बताया गया है, वो आप समझेंगे। उससे पहले हम कुछ लेखक जो हरिशंकर परसई है उनके बारे में जान लेते। ये लेखक हरिशंकर जी परसई है, जिनका इनको फोटो देख रहे हैं आप। इनकी जीवन की जो जीवनी है उसका कुछ हिस्सा इसमें बताया गया है। लेसन में आपके हैं वो आप ध्यान से समझें और सुने, क्योंकि इसका भी एक प्रश्न बनता है और क्वेश्चन आपके आता है। ये आपको पता ही होगा। इसको आपको ध्यान से, सीरियसली इसको लेखक के जीवन परिचय को समझना है। हरिशंकर जी परसई। हरिशंकर जी परसई का जन्म सन 1922 1922 में मध्य प्रदेश एमपी होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। एक सामान्य जो गांव होता है, होशंगाबाद जिले का जमानी गांव है, वहाँ पर हुआ। इनकी एजुकेशन नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों के अध्यापन किया। अध्यापन यानी टीचिंग, पढ़ाने का काम। 1947 स्वतंत्र लेखन करने लगे, अपने स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करने लगे। कौन? हरिशंकर जी परसई। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली। वसुधा नामक जो मैगजीन होती है वो निकाली। हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। हिंदी संसार, हिंदी का जो लेखन है, साहित्यिक है, उसमें बहुत सी इनकी सराहना हुई, प्रसिद्धि हुई, इनके कार्य को सराहा गया। 1995 उनका निधन हो गया। निधन यानी वह स्वर्गवासी हो गए, इस धरती को छोड़ के चले गए। इस तरह से इनका आगे का जो है वो पढ़ते हैं। हिंदी के व्यंग्य ने कमेंट्स करने वाले लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी है, सबसे आगे है आने वाला, फ्रंटियर, टॉप मोस्ट, अच्छे व्यंग्यकारों में आते हैं। व्यंग्य का किस पे किया जाता है? जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जैसे किसी बात को कहना है तो इस ढंग से कहना कि सामने वाला समझ भी जाए और अदरवाइज भी लाए। परसई जी की कृतियों यानी रचनाओं में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये है कहानी संग्रह। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये है इनके उपन्यास नोवेल को कहते हैं। तब की बात थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे है, और अंत में ये इनके निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, टूटता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह है। ये व्यंग्य ने व्यंग्य करने वाले लेख कार्य है, उल्लेखनीय है, ने बताने योग्य है। भारतीय जीवन के
पाखंड यानी ऊपर से कुछ दिखना और अंदर से कुछ होना, ढकोसला करना ना, दिखावा करना, ड्रामेबाजी करना। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में भ्रष्ट आचार, जिसका एटीट्यूड गिरा हुआ, जिसकी कार्य और चरित्र अच्छा नहीं हो, भ्रष्ट आचार। अंतर्विरोध, अंतर्विरोध ने कसमकस होना, एक बेईमानी आदि पर लिखे इनके व्यंग्य लेखों शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया गया। जो शोषण करते हैं, जो लोग दूसरे ऊपर अत्याचार करते हैं, उसका साहित्य में इन्होंने अच्छा निर्वाह किया। इनकी भूमिका बड़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी अच्छी। व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। इनके व्यंग्य के, हरिशंकर जी परसई के व्यंग्य के जो लेख आगे की क्लासों में भी आप पढ़ेंगे, तो इनके व्यंग्य जो होते हैं, किसी चीज़ को समझाने का ढंग, उसको कटाक्ष मारना, आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छा ढंग से होता है। कोरे हास्य से अलग व्यंग्य आदर्श के पक्ष में करता है। हंसी नहीं आती है, बल्कि उस पर एक सीरियस किसी मुद्दे पर भी ये बात करते हैं और उस पर गहन चेतना, विचारधारा भी उनकी होती है। सामाजिक, राजनीतिक ऐसी नहीं, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, रिलीजियस, इन सभी में जो पाखंड है, जो दिखावा है, जो ढकोसला है, उन पर व्यंग्य करते हैं। उनके व्यंग्य साहित्य मानकों का निर्माण किया है। परसई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलचाल की सामान्य भाषा क्या मतलब आप जानते हो? जैसे हम बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं सामान्य जीवन में, कि संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा का मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। भाषा की मारक क्षमता बढ़ता है नहीं, जो बात कहते हैं पिन पॉइंट, जैसे कोई तीर मारता है और उसके टारगेट पे लगता है, उसी तरह इसकी भाषा का अनूठापन है कि जो बात कहते हैं किसी के दिल को छू जाती है, गहराई तक असर कर जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते, जो ये लेसन है, और शीर्षक निबंध में परसई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी यानी सरलता के साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि, दिल की भेद को छू जाने वाली है, दिल की गहराई को जानने वाली दृष्टि यानी उनकी व्यू, विवेचन करना, डिस्क्राइब करना। आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरदाता पर व्यंग्य किया। आज की जो दिखावे की प्रवृत्तियां हैं, जो हम ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बताते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान बताते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और ऐसा शो करने की जो कोशिश करते हैं, जानते कुछ नहीं, आता कुछ नहीं, लेकिन बताना ज़्यादा, इजहार ज़्यादा करना, वो सब बताया है कि इसमें ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता है। जितना गहन और ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा समझदार, जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो धीर, गंभीर और शांत होगा। जितना दिखावे करने वाला और जितना अपनी बात को बड़ा चढ़ा करने वाला होता है, इसका मतलब वह अज्ञानी है, छिछोरा है, कम अक्ल का, अज्जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली कुछ बातें होती हैं। यस, तो इसके आगे हमारा जो लेसन है स्टार्ट करते हैं, वो है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते स्टार्ट करने से पहले आप इसके गद्यों को और इनकी लेखनी को अच्छे से समझें, क्योंकि बड़े व्यंग्यपूर्ण, चुटिल है और अच्छी बातें भी हैं, मन को छूने वाली है, हंसी भी पैदा करने वाली है और समझने वाली भी है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, प्रेमचंद का एक चित्र लेखक के सामने है। मैंने फिर आगे वाले पार्ट में इसकी क्लिपिंग जो फोटो है, फोटोग्राफी बताया है, उसमें आप अच्छे ढंग से प्रेमचंद के फोटो देखेंगे और आप भी हंसेंगे। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनकी वाइफ है, उनके साथ सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, मोटा कपड़ा होता है उस पर काली टोपी लगी हुई है, कुर्ता है, धोती पहने हुए, कुर्ते और धोती में ही रहते थे, एक सामान्य किसान की तरह दिखते थे प्रेमचंद। कनपट्टी चिपटी हुई है, कनपट्टी यानी कान के पास की जो घाल है, मोटे नहीं है मेरी तरह, वो उनकी एकदम से कनपट्टी चिपटी हुई है और गालों पर हड्डियाँ उभर रही, गालों पर हड्डियाँ सी दिख रही है आई है, और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है, और मूछें उनकी घनी है जो चेहरे को भरा भरा बता रही है। पाँवों में कैनवास के जूते हैं और पाँवों में कैनवास के कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंद हैं, जिनके बंद जो उनकी लेसें होती बेतरतीब भी नहीं, इधर से उधर, इधर की उधर, जैसे हम एक सीरीज में बांधते हैं वैसे नहीं, इधर से निकाली उधर डाल दी और जैसे जैसे उसको पाँव को जूते को बांध दिया। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। जो लापरवाही से हम बार बार उस जूते की लेस को डालते हैं, उसके ऊपर जो
लोहे की जो क्लिप होती है, आगे का मुंह जो होता है उसमें डालने के लिए, वो बार बार डालने और निकालने से उसके वो उखड़ गई है और वो उसमें डाला नहीं जा सकता, जूते के अंदर लेस नहीं डाली जाती, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन है। छेदों में बंद डालने की परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं और उस तरह से लेसों को कैसे ही बांध के और निकल जाते हैं घर से। दाहिने पाँव का जूता, दाहिने पाँव का जूता, दाहिने पाँव, राइट और लेफ्ट आप जानते हो, दाहिना होता है लेफ्ट लेग, दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव का एंड राइट हैंड का, दाहिने पाँव का जूता ठीक है, दाहिने होता है राइट और बायां होता है लेफ्ट। यस, आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, बायां होता है लेफ्ट। तो राइट साइड का जो लेग है वो तो एकदम ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो बायां जूता है वो बड़ा छेद हो गया, उसमें बड़ा छेद हो गया है, बाएं पैर में छेद सा हो गया, आगे की तरफ जो अंगूठा होता है वो बार बार काट के उसमें से निकल गया अंगूठा, जिसमें अंगुली बाहर निकल आई, अंगूठा और अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि में इस जूते पर अटक गई है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, मेरी दृष्टि वो कहते हैं कि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, उसकी किसकी, लेखक की, उनकी जो प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने गए हैं और फोटोग्राफर के सामने बैठे और ऐसी उनकी जो तस्वीर है उनको देखकर लेखक की वो तस्वीर अटक गई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, पोशाक है ना ड्रेस, पोशाक है ना ड्रेस, अगर फोटो खिंचाने की ड्रेस ये है, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने जाते हैं हम तो अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, सुंदर दिखने के लिए जाते हैं कि हमारा फ़ोटो जो दिखता है वो सब लोग अच्छे से देखें, क्योंकि मैं हट के नज़र आऊँ, हट के नज़र आने की जो बात होती है ना, हट के दिखना, वो हटके वाली बात है। ये प्रेमचंद जी में नहीं, हटके जो है जैसे है वैसे ही है। पहने तो कैसी होगी, नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं तो वो ड्रेस जैसी है वो पहन के आ गए, तो फ़ोटो खिंचाने भी ऐसी ड्रेस पहन के आए हैं, तो अगर आदमी अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसका मतलब इस व्यक्ति के पास, प्रेमचंद जी के पास अलग अलग ड्रेसें नहीं होगी। पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये कैसा है, जैसा है वैसा ही फ़ोटो खींच जाता है, जैसा वो है वैसे उनका फ़ोटो खींच जाता है, यानी जैसे एज इट इज़ जिसी वो रहने घर में रहते हैं वैसे ही उनका फ़ोटो खींच लिया जाता है। इस तरह से ये मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, लेखक कहता है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर निकल रहा है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, कवि लेखक कहते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर निकल रहे हैं। ऐसे कि जैसे उनका जो ड्रेस पहन रखी है उसके नीचे जूते में जैसे पैर निकल के जूता फट के बाहर निकल गया और अंगुली बाहर आ गई। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है कि आप अपनी मस्ती से रह रहे हो, जूते में से थोड़ा सा भी जूता फट जाता है एकदम से अटपटा लगता है और तुम बड़े मस्ती से इसे जूता पहन रहे हो। ज़रा लज्जा है ना, शर्म, संकोच, कोई ऐसा भाव नहीं है आपको। लज्जा तो होता है संकोच, लज्जा तो होता है शर्म, और संकोच होता है डरने का भाव, या ऐसी कोई आपको ऐसे मन में कोई भाव नहीं होता है कि लोग देख के क्या बोलेंगे। झेप नहीं, आप कोई झेप नहीं रहे हो किसी से, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुझे बारे में क्या कह देगा। आपको थोड़ी भी ग्लानि नहीं होती है कि मैंने ऐसा जूता पहन रखा है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली थक जाती है। तो लेखक कहते हैं कि अगर आप जूता फट गया तो फट गया, उसको छुपाने के लिए थोड़ी धोती नीचे खींच लेते तो धोती को जूते पे ढक लेते तो वो एकदम से कवर्ड हो जाता। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ा बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही है, कोई किसी की परवाह नहीं, कौन क्या कहेगा मेरे लिए, मेरे जूते फटे हुए हैं, क्यों फटे हुए हैं,
ऐसे जूते पहन के क्यों आए, ऐसा आपको अच्छा लगता है क्या? कोई किसी का कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम तो कहना, ये वाली उनकी फितरत है, वो उनकी सोचे कि लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों का काम तो कहना है, छोड़ो दुनिया की बातें, ऐसी वो कहना है आपको, मेरे को याद आ गया। लेकिन अभी पढ़ने की बात करते हैं। फोटोग्राफर जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जैसे फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है तो उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं, ऐसे फ़ोटो करते हैं ना आजकल आप सब। सेल्फी लेते हैं तो ओरिजिनल रूप क्या होता है, उस समय सेल्फी लेते समय मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। तो ऐसे ही जैसे ही उसने क्लिक किया होगा यस रेडी, तो उसने एकदम से मुस्कुरा दिया होगा। तो कुएं के तल से पड़ी हुई मुस्कान धीरे धीरे खींचकर ऊपर लाएं। जैसे कुएं के नीचे गहराई में कोई चीज़ छुपी हुई हो और उसको नीचे से खींच के लाते हैं, वैसे ही तुमने अपनी मुस्कान कहीं गहरे तल में दबी हुई अपने चेहरे पर लेकर आए होंगे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। बीच में ही कहीं हल्की क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कर दिया होगा, और जैसे ही तुम मुस्कुराए होंगे तो फोटोग्राफर ने जैसे ही फ़ोटो खींचा और थैंक यू कर दिया होगा, चलो ओके ठीक, फ़ोटो ठीक हो गया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, ये विचित्र है अधूरी मुस्कान। जैसे कोई हंसता है और दिल से हंसता है तो गहराई से दिल से हंसता है, और लेकिन किसी को हंसने को बोलो तो वो कैसे हंसेगा। जैसे मैं हंसूँ तो ये तो दिल से हंसूँ अलग, एक यूँ करूँ हंसूँ तो ये फ़ोटो खींचने वाली हंसी होगी। इस तरह से अलग जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है आर्टिफिशियल अलग होती है और नेचुरल अलग होती है। तो ये इसका व्यंग है, ये इसमें उपहास है व्यंग है, इसमें उपहास है इसमें व्यंग किया गया है। तो ये आपने इसको अच्छे ढंग से समझा है। इसके अलावा अगली बार में हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज को और उसकी व्याख्या करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।